हेलो साथियों, क्या हाल चाल। मैं स्वयं मलिक आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ की क्लास। आप आ चुके हैं असद एकेडमी में। देखिए, जो मैथ की क्लास होने वाली है, आपको हम बता दें, मैथ की जो क्लास है, मैथ की क्लास, ये जो मैथ की क्लास होने वाली है कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होने वाली है। आपको बता दें, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वो चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, जीडी हो, यूपीपी हो, यूपी पुलिस हो, यूपी मतलब कोई भी भर्ती हो, सब में जो मैथ पूछा जाता है उसी को हम देखते हुए लेकर आए हैं आपके बीच। चलिए, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम हल करना शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न क्या है। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितना होगा। अधिकतम अंक बराबर क्या होता है, देखिए। अधिकतम अंक, अधिकतम अंक बराबर हम बोलेंगे पूर्णांक इसे बोलते हैं। अधिकतम अंक को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। वो बता रहा है कि 72% जो है, 72% अंक प्राप्त किया है। किसके बराबर है 72? 72% बराबर क्या है, 360 है। जब हम इसे काटेंगे, 36 दोनों 72, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 0 उतार लेंगे। 2 पचे 10, कितना आया, 1% बराबर कितना आया, 5 आया है। 1% बराबर कितना आया है, 5 आया है। तो हमको अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, अधिकतम संख्या। तो पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा, जो पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक बराबर 100% बराबर 100 गुणे 5, कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कितना आएगा, 500 आएगा। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया। बहुत सरल प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए फिर से एक बार। रवि परीक्षाओं में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक है तो अधिकतम अंक क्या होगा। अधिकतम अंक मतलब होता है, क्या होता है अधिकतम अंक, पूर्णांक होता है। पूर्णांक पूछा गया है। जैसे यूपी बोर्ड आपके मान चलेंगे, यूपी बोर्ड जो है, कोई भी बोर्ड है, उसका एक पूर्णांक होता है। या मानिए आप क्लास 10th का जो है यूपी बोर्ड, कौन सा क्लास, क्लास 10th का, उसका पूर्णांक कितना रहता है, 600 रहता है। ठीक, उसका पूर्णांक क्या रहता है, 600 रहता है। ये किसके बराबर होता है, वे 100% के बराबर होता है। जो 600 होता है 100% के बराबर होता है। वही है, इसमें कुछ कहा गया नहीं है। कहा गया है कि 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 के बराबर है तो 100% बराबर क्या होगा, 6 नहीं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न, एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। इसका मतलब है पास और फेल दिया गया है। क्या दिया है, पास और फेल है। पास और फेल, जो पास दिया गया है वो हमको प्रतिशत में दिया गया है। पास किस में दिया गया है, प्रतिशत में दिया गया है। कितना प्रतिशत है भैया, 92% है। और फेल बराबर क्या होता है, फेल बराबर दिया है हमको 480। जो फेल दिया है 480 दिया गया। आप देखेंगे इसमें दो मतलब अलग अलग है। ये आपको प्रतिशत में दिया गया है। क्या है, प्रतिशत में है। कितने है, प्रतिशत में है। ये क्या है, 480 क्या है, एकदम सिंपल है। हमको प्रतिशत में निकालना है। हम निकालेंगे तभी हमारा पूर्णांक आएगा। कितना आएगा, पूर्णांक आएगा। पूर्णांक निकालने के लिए हमको पहले हम देखेंगे, कोई भी परीक्षा होती है उसमें 100% होता है। कितना होता है, 100%। मान मान लीजिए आप, एक परीक्षा हुई है, परीक्षा में 100% देखिए, कोई परीक्षा हुआ है उसमें 100% होता है। अब बता रहा है कि जो छात्र पास हुए हैं, जो छात्र पास हुए हैं वो कितने पाए हैं, 92% पाए हैं। 92% कौन पाए हैं, पास वाले छात्र पाए हैं। और 100 में से 92 जब घटाएंगे कितना आएगा, 8% आएगा। 8 आएगा। वो क्या है, फेल है।
क्या है, फेल है। तो अब देखिए फेल बराबर हमको दिया गया है 480, मतलब 8% बराबर दिया गया है 480। 480 काटिए, 8 छंग 48, कितना आया, 60 आया। जब 480 में भाग कराएंगे 8 का, कितना आएगा, 60 आएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि उस परीक्षा में कितने छात्र क्या हुए, शामिल हुए। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुणे 60, कितना आ जाएगा, 6000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, समझ में आया। कुछ है नहीं इसमें, पूर्णांक पूछा गया, अधिकतम संख्या पूछा गया, कुछ इसमें नहीं है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने कितने छात्र जो हैं पास हुए, तो हमको क्या करना है, 60 का गुणा 92 में कर देंगे। 60 का गुणा 92 में कर देंगे तो हमारा पास होने की संख्या आ जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, एक संख्या को 10 बढ़ाया जाता है और फिर 20 घटाया जाता है। यदि संख्या का अंतिम मान 528 है तो संख्या का प्रारंभिक मान क्या होगा। क्या कह रहा है कि कोई संख्या आप मान लीजिए, संख्या में पहले आप 10 बढ़ा दीजिए, फिर उसी संख्या में क्या करिए, 20 घटा दीजिए। जो प्रारंभिक मान है हमको ज्ञात करना है, और जो अंतिम मान दिया गया है हमको दिया गया है, किसमें दिया गया है, 500 कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। देखेंगे हम क्या कहेंगे, मानिए कोई संख्या है 100 है, कोई संख्या 100% है। ठीक, हम इसे रेशियो में लिखेंगे, कोई भी संख्या है 100% है, जब इसे हम 10% क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 110 हो जाएगा। फिर इसी संख्या को 20% क्या करेंगे, घटाएंगे, 80 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। एक बार हमको बढ़ाना है, एक बार घटाना है। अगर सेम सेम होता तो हम क्या करते, प्रतिशत परिवर्तन लगा देते हैं, लेकिन सेम सेम नहीं है। पहले क्या कर रहा है, पहले 10% बढ़ा रहा है, फिर क्या कर रहा है, 20% घटा रहा है। अगर सेम सेम होता है, यही 10% बढ़ाता और घटाता, क्या हो जाता है, परिवर्तन लगा देते। इसमें लगेगा नहीं परिवर्तन, 1 0 1 0, डबल जीरो से कट जाएगा, कितना बचेगा, 100, रेशियो 11 8 88 हो जाएगा। पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बता रहा है कि जो अंतिम मान है, अंतिम मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 528 दिया गया है। क्या दिया गया है, 528 दिया गया है। हम काटेंगे इसे, कितना बार जाएगा, 6 बार जाएगा ना, 6 बार जाएगा। देखिए 8 छंग 48 के 8 हो जाएगा, 8 छंग 48, 48 4 52 हो जाएगा, 528 आ जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक प्रारंभिक मान पूछ रहा है ना। प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा, 6 गुणे 100 बराबर 600, यही हो जाएगा ना। प्रारंभिक मान यही है। देखिए अंतिम मान हो गया 88, 88 का मान दिया गया था, कितना दिया गया था, 528। जब हम काटेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा। हम प्रारंभिक मान निकाल लेंगे। ऑप्शन नंबर डी। ये सब हलवा सवाल है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक विक्रेता एक वस्तु 500 में खरीदता है और उसे 550 में बेचता है। ये देखिए ये आपको फंसाएगा। क्या पूछा गया है, प्रतिशत लाभ में पूछा गया है। अगर आपसे पूछा सिर्फ लाभ पूछता, अगर लाभ पूछता, अगर आपसे लाभ पूछता, क्या कहते, जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य है, देखिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, देखिए जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जैसे कोई भी वस्तु हम लिए, कितने में लिए, जैसे कोई भी, हाँ कोई भी अगर हम वस्तु लिए हैं, सब होता है कि जैसे हम बेचेंगे इतने में और खरीदे थे हम उसे, जैसे 500 में हम बेचे और खरीदे थे हम कितने में, 450 में खरीदे थे, हमको कितना का लाभ हुआ, 50 का लाभ हो गया। इसी प्रकार कह रहा है कि 550 में 500 में खरीदा, ठीक, 500 में खरीदा और 550 में बेच दिया, कितना का लाभ हुआ, 50 का। तो वही हमसे पूछ रहा है प्रतिशत में कितना का लाभ हुआ। तो हम प्रतिशत देखेंगे इसका कितना आएगा। देखिए 500 में खरीदा
हम बोलेंगे सीपी रेशियो एसपी 550 में बेच दिया, कितना का रेशियो आएगा, कितना की बढ़त हो गई, 50 का। ठीक, किस पे हुआ, 500 पे, उड़े 100, 10 कट गया, 5 धामा 50, कितना आ गया, 10% आ गया, कितना आएगा, 10%। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है एक आदमी एक वस्तु 1200 में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 300 खर्च किया, तो इसे 2000 में बेच दिया, प्रतिशत लाभ क्या होगा। कोई भी व्यक्ति है, एक वस्तु खरीदा, कितने खरीदा, 1200 में खरीदा और 300 उसमें खर्च किया। कोई मान लीजिए आप साइकिल लिए, देखिए अगर हम साइकिल बनाएंगे, ठीक, मान लीजिए साइकिल, हम साइकिल को क्या किए, 1200 में खरीदे और इस पे हम 300 का खर्च कर दिए, ये क्या हो गया, सीपी ए प्लस खर्च, एक्सप्रेशन है, क्या हो गया, मरम्मत में हम खर्च कर दिए, हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हम कितने में बेचे, 2000 में बेच दिए, कितना का लाभ हुआ, लाभ हुआ हम तो देख रहे भैया 1500, इसको जोड़ेंगे 1200 और 300 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 1500, और 2000 में बेच देंगे, कितना आएगा लाभ, 500 लाभ आएगा। लेकिन 500 हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा है क्या, प्रतिशत लाभ क्या होगा। हम देखिए जो सीपी कुल हो जाएगा, कुल सीपी लिखेंगे, कुल सीपी है कितना हो जाएगा, 1500, एसपी बराबर 2000, जब हम दो काट देंगे कितना हो जाएगा, बड़ा से कितना हो जाएगा, 500, 500 हो जाएगा, कितने पे हुआ, 1500 पे हो जाएगा, 10 10 10 10 से कट जाएगा, काटिए यहाँ पर 100 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है, यही आएगा, 100/3 आ जाएगा, 100/3 को हम क्या लिखेंगे, 33.33%, क्या लिखेंगे, 33.33% लिखेंगे। अगला प्रश्न देखें क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति एक बल्ला 800 में खरीदा और इसे 20% लाभ पर बेच दिया, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। है, कोई भी अगर सीपी दिया है आपको, सीपी कितना दिया गया है, 800 दिया गया है, जो सीपी 800 दिया गया है किसके बराबर होता है, सीपी 100% के बराबर होगा। है, अब हमें विक्रय मूल्य लाभ पर निकालना है ना, 20% का लाभ हो जाएगा तो 120% का मान ज्ञात करना है बस। देखिए 10 से कट जाएगा, आ जाएगा 1% बराबर 8 आ जाएगा, और 120% बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुणे 8, 12 96, कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। कोई डीलर है, कोई दुकानदार है, अपने माल को जो है क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और लेकिन 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है। देखिए जो सीपी होता है और एसपी होता है, इसी में लाभ हानि होता है। कोई व्यक्ति है खरीदा इतने में और बेचा उतने में, तो उसको लाभ होगा, अगर कम में बेचेगा तो हानि होगा, अगर ज्यादा बेचेगा तो लाभ होगा। तो बता रहा है कि दावा करता है सीपी के बराबर देने के लिए, मतलब वो करता है हम देंगे 1000 ग्राम देंगे, कितना में लेकर आए हैं, 1000 ग्राम में देंगे आपको, दिया कितने में, कितना दिया, 900 ग्राम दिया, 1000 ग्राम जो है 1000 ग्राम देना था, 900 ग्राम दिया, कितना का हानि हो, कितना का लाभ हो जाएगा, इसको देखिए। ऐसे नहीं, सॉरी सॉरी, सीपी कितना है, सीपी देखिए इसका कितना है, 900 ग्राम तौलता है, 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम तौलता है, और लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक ना। दावा करता है अपने माल को कितने में लेकर आया था उतने में देने के लिए। मान लीजिए वो दिया कितने में, देखिए
ठीक ना। वो दावा करता है, बोल रहा है मैं आपको दूंगा 1000 ग्राम दूंगा। 1000 सिर्फ दिखाया, जिसे बेईमान बोलते हैं, बेईमान ना, बेईमानी करा है इसमें। 1000 आपको दिखाया है, लेकिन दिया कितना है? 900 ग्राम दिया है। पिछली बार उल्टा हो गया था ये, मतलब सही है। तभी बोले हैं तो नहीं आ रहा था। देखिए, जो सीपी है 900 है, और एसपी कितना है? 1000 है। वो कितना दावा किया था? जितने में लेकर आया है उतने में देने का दावा करता है, लेकिन तौलता कितना है? 900 ग्राम तौलता है। कितना का लाभ हुआ? 100 का लाभ हुआ। किस पे? 900 पे। 100/9 कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 9.9% आ जाएगा। कितना आएगा? 9%, 9.9%। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, होने वाले लाभ और वस्तु के क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है प्रश्न। देखिए, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। एसपी और अनुपात, मतलब अनुपात सीपी दिया है, 7:4 दिया है। ठीक, ये दिया है, 7:4 दिया है ना। हम देखेंगे सीपी अनुपात एसपी निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4:7। यहाँ से कितना बढ़ा? 3। इस पे 4 पर गुणे 100 काटेंगे 25। 25 तिहाई 75। 75 आ जाएगा। अब 25 के गुणे जब 4 में करेंगे कितना आ जाएगा? 25 चौका 100। कितना आएगा? 25 चौका 100। 100 अनुपात 75। इसका जो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ठीक, 25 से काटेंगे, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न। यदि 7 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जो बता रहा है कि 7 सीपी जो है 7 एसपी है, 7 एसपी बराबर कितना है? 8 सीपी के है। जब देखेंगे हम, लाभ और हानि जो निकलता है सीपी पे निकलता है। किस पे निकलता है? सीपी पर। सीपी बटे एसपी क्या हो जाएगा? 8/7। कितने का 7 हो जाएगा ना? 7/8 हो गया। कितना हो जाएगा? 7/8। कितने पे हुआ? देखिए, 7 से 8 आ गया, कितना बढ़ा? 1 बढ़ गया। किस पे बढ़ा? 7 पे गुणे 100। प्रतिशत निकाला है ना, इसलिए इंटू 100 करते हैं। जब इसे हम काटे पीटेंगे कितना आएगा? 14.33% आ जाएगा। कितना आएगा? 14.33%। ऑप्शन नंबर डी। कितना आया? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है एक चारपाई का अंकित मूल्य 15,000 था, लेकिन इसे 13,500 में बेचा गया। इस पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई? देखिए, अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? देखिए, अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य बराबर जो होता है, कोई वस्तु पे जो स्टिकर चिपकाई जाती है अपने आप से, जो मतलब दुकानदार चिपकाता है, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अगर कोई वस्तु है उस पर लिखा गया है 500, ठीक, वो जितना डिस्काउंट करेगा फिर वो बट्टा माना जाएगा, फिर जो जितने में बेचेगा वो विक्रय मूल्य माना जाएगा। लेकिन जो लिखा रहेगा उसमें, जो लिखा रहता है वो एमआरपी होता है। क्या होता है? एमआरपी होता है वो। ठीक, जब एमआरपी, और हम देखेंगे यहाँ पर विक्रय मूल्य, प्लस में बट्टा। देखिए, कोई भी अगर एमआरपी जो अंकित मूल्य रहता है उसमें विक्रय मूल्य और बट्टा दोनों रहता है। जैसे आप सामान लेने गए, कोई वस्तु लिए आप 500, उस पर लिखा गया है 500 लिखा गया है। अगर दुकानदार बोल रहा है, दुकानदार क्या बोल रहा है? अगर आप इसे ले रहे हैं तो हम आपको 450 में देंगे। कितना बट्टा दिया आपको? 50 रुपये का बट्टा दिया। बट्टा मिलाकर और विक्रय मूल्य मिलाकर क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस बट्टा। कह रहा है 15,000 था। देखिए, 15,000 था, जो अंकित मूल्य कितना है? 15,000 था। लेकिन वो कितने में बेचा? यहाँ पर एमआरपी लिखेंगे, एमआरपी
अनुपात एस पी कितने में बेचा? 13,500 में बेचा। कितने में बेचा? 13,500 में। जब हम देखेंगे यहाँ से कितना कम हो गया, ठीक, कितना कम हुआ? 1500 का कम हुआ। 1500 का छूट मिला। किस पे मिला? 15,000 पर छूट मिला। जो 1500 का छूट मिला, 15,000 पर छूट मिला। तो हम काटेंगे 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 15 दहामा 150 150। ठीक, कितना आ जाएगा? 10% आएगा इसका आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया ना? अंकित मूल्य किसे कहते हैं? अंकित मूल्य उसे कहते हैं जिसमें विक्रय मूल्य और बट्टा दोनों रहते हैं, उसे अंकित मूल्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 2,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है हमसे क्या पूछा गया है? एसआई पूछा गया। एसआई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटे 100। एसआई क्या होता है? इसे बोलते हैं सिंपल, ठीक, इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, इसे मूलधन बोलते हैं। पी का मतलब होता है मूलधन, आर का मतलब दर और टी का मतलब टाइम। यही होता है फार्मूला हमारा। एसआई बराबर क्या होता है? पी बटे 100। पी/100 हम यही मान रखेंगे, आ जाएगा हमारा। देखिए एसआई हमसे पूछा गया है, मतलब एसआई पूछा गया है, ठीक ना? एसआई पूछा गया तो हम क्या करेंगे? एसआई बराबर पी कितना दिया गया? मूलधन 2,000 लिख देंगे, गुणे दर कितना दिया गया है? 5%, गुणे 5%, और 2 वर्ष के लिए दिया गया है। 2 वर्ष लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। 1 0 से कट गया, 1 0 से कट गया, कितना बचे? 20 पे बचे 100 हो जाएगा, गुणे 2 बराबर 200। एसआई बराबर कितना आएगा? 200। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन क्या आया? डी आया। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर दी जाने वाली 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर होती है? अब देखिए यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिशत परिवर्तन लगाएंगे हम जब एकल छूट की बात की जाए। हमको 2 अलग अलग छूट दी गई हो, ठीक ना? 2 अलग अलग छूट दिया गया है और पूछ रहा है एकल छूट के बराबर होगा। एकल छूट के बराबर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100। यही इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? यही इसका फार्मूला होता है। प्लस माइनस में एक्स प्लस माइनस में वाई प्लस माइनस में एक्स इंटू वाई बटे 100, यही इसका फार्मूला होता है। तो यही फार्मूला पे हम रखेंगे, आ जाएगा। ये आ जाएगा 20 + 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे में 100, कितना आ जाएगा? 30 माइनस यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 2 आ जाएगा बराबर 28। ऑप्शन नंबर डी। कितना आया ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर डी आया। ठीक, यहाँ पर टाइपिंग गलत हो गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 5,000 राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश की जाती है। यह राशि कितने समय में 6,500 हो जाएगी? इसमें अमाउंट पूछा है आपसे, अमाउंट दिया है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है आपको, और क्या दिया है? 5,000 राशि, इसे आपको मूलधन दिया है, मूलधन, और ये दर हो गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब देखिए जो हमारा एसआई बराबर क्या होता है? एसआई बराबर पी/टी होता है बटे में 100 होता है। जो अमाउंट बराबर होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर एसआई प्लस में मूलधन होता है। तो यही हमको निकालना है। अब देखेंगे हमारा क्या है? अमाउंट दिया है 6,500, ठीक, बराबर में एसआई। एसआई हमको नहीं पता है, एसआई हमको एसआई लिख देंगे प्लस में, और पी का मान कितना है? मतलब मूलधन बराबर 5,000 है। यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से एसआई आ जाएगा। एसआई बराबर क्या हो जाएगा? 1,500 हो जाएगा।
ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तब हम यहाँ से लगा देंगे फार्मूला, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक, एस आई का मान कितना है 1500 बराबर पी का मान कितना है 5000 गुणे 5, 15 है ना, गुणे 15। टी का मान हमसे पूछा गया है बटे में 100। 1 0 से कट गया, 1 0 से कट गया, 1 0 से कट गया। 15 दहम 150, 5 दूनी 10। टी बराबर कितना आया 2 ईयर आया। टी बराबर 2 साल आया, मतलब समय बराबर 2 साल आया। समझ में आया ना। अमाउंट इसमें अमाउंट दिया गया है, देखिए अमाउंट दिया गया है 6500 अमाउंट दिया गया है और 5000 आपको मूलधन दिया गया है, 15% दर दिया गया है। पूछ रहा है कितने साल में हो जाएगा 6500 इसका अमाउंट। ठीक, ऐसे लगाएंगे हम। क्या करेंगे, अमाउंट बराबर जो फार्मूला होता है एस आई प्लस में मूलधन होता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। यहाँ से हम निकालेंगे एस आई का मान आ जाएगा, एस आई का फार्मूला रख देंगे, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। यही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 6000 मूलधन पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक, अमाउंट बराबर देखिए, अमाउंट बराबर होता है पी इंटू में 1/1 प्लस आर बटे 100 खाते टी। यही फार्मूला होता है, यही फार्मूला होता है। अब हम निकालेंगे। अगर हम देखिए अमाउंट बराबर पी आई प्लस, ठीक, हमको क्या पूछा गया है पी आई पूछा है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। पहले हम निकालेंगे इसमें अमाउंट, अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, अमाउंट बराबर 6000 1 बटे कितना 10% 2 साल के लिए। ठीक, ये बराबर कितना आ जाएगा 6000, 1 0 1 0 से कट जाएगा 11 बटे 10 खाते 2। हम करेंगे अमाउंट बराबर 6000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10। 1 0 1 0 1 0 1 0 से कट गया, कितना आ गया 121 गुणे 6। कितना आ जाएगा 6 के 6 6 दूनी 12 2 हासिल 1, 6 के 6 6 7, कितना आ गया 7260 इसका अमाउंट आ गया। हमसे क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला रखेंगे। क्या करेंगे, इसके स्थान पे देखिए क्या करेंगे 7260 माइनस इसमें हम मूलधन घटाएंगे, 6000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1260 आ जाएगा। यही आएगा ना 1260। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है। हाँ, ये बढ़िया प्रश्न है भाई। 1 वर्ष के लिए 3750 धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन दिया है, जबकि ब्याज 16% वार्षिक दर पर है? बता रहा है कि जो 16% है वार्षिक दर पर दिया गया है। ठीक, 16% जो है वार्षिक दर दिया है, लेकिन हमसे पूछा गया है अर्धवार्षिक। क्या पूछा गया है, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ये हो जाएगा ना अर्धवार्षिक 8% हो जाएगा। हम देखिए अमाउंट बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखिए अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू 1/R/T 100 खाते टी। यही निकालेंगे, अमाउंट हम पहले निकालेंगे। ठीक, अमाउंट बराबर देखिए अमाउंट बराबर कितना दिया गया है, मूलधन, मूलधन दिया गया है 3750, मतलब 3750। एक बटे प्लस में 1 + 8 बटे 100,
यही है ना। देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको, यहाँ तक आ गया। अमाउंट बराबर लिखेंगे 3750 यहाँ पर इंटू 1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.08 का कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए भाई, यही हो जाएगा ना, 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। हम देखिए यहाँ करेंगे कुछ, अमाउंट बराबर क्या आएगा, अमाउंट बराबर 3750, इसका जब घाते करेंगे 3750 गुणे 1 प्लस 3750 गुणे अगर हम करेंगे 1 प्लस 0.08 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 0.08 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0. इसका जब हम स्क्वायर करेंगे, देखिए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे 0.08 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 0.16। ठीक, 0.164 तो 64 आएगा, तो यही आएगा। जब हम इसे जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 दशमलव कितना आएगा 1.1664, यही आएगा ना। हम इसका गुणा कराएंगे, इसका जब गुणा करा देंगे तो हमारा आ जाएगा अमाउंट बराबर 4374 कितना आएगा, गुणा कराएंगे 4374 आएगा, कितना आएगा 74, अमाउंट बराबर 4374 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अमाउंट माइनस अगर हम क्या करेंगे पी करेंगे तो हमारा टी आई आ जाएगा, पी करेंगे। ठीक, 4374 माइनस पी कितना करना है 3750, घटाइए भैया, घटाने पे कितना आएगा 4 में से 0 गया 4 आ जाएगा, 7 में से 5 गया 2 आ जाएगा, और 13 में से 6 गया तो 7 गया कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आएगा 6 से 624 आएगा। ये सवाल काफ़ी लंबा था। ठीक, दे रहे हैं फिर से, कह रहा है कि 1 वर्ष के लिए 3750 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक तौर पर संयोजित होता है। हम क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है, अमाउंट बराबर क्या होगा, अमाउंट बराबर यही फार्मूला होगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा P इंटू में 1 प्लस में R/100 घाते कितना T हो जाएगा। यहाँ तक निकल में आया। अब जो अमाउंट बराबर हो जाएगा, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर P प्लस CI, यही हो जाएगा ना। ठीक, ये कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, बल्कि आप वीडियो को दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक कार्य को एक व्यक्ति है, एक कार्य को 1170 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 2340 दिनों में समाप्त करता है। एक साथ कार्य करते हैं तो इसको कितने दिन में लगेगा कार्य करने में। देखिए जो ए का दिन है कितना है 1170, जो बी का दिन है 2340, जब इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2340 आ जाएगा। अब इसमें हम भाग देंगे, 1170 से भाग देंगे 2340 कितना जाएगा 2 बार, 2340 से भाग देंगे 1 बार, हमारा कितना आ जाएगा ए प्लस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2340, काटेंगे 8 3 24, 8 3 24 का 7 3 21, 8 3 24, 700 कितना आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बहुत सरल है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न, ए और बी एक साथ कार्य करके मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी, देखिए ए और बी एक साथ मिलकर 30 दिन में पूरा करते हैं, कितना दिन लग रहा है भाई 30 दिन लग रहा है। बता रहा है अगर इसमें सी शामिल हो जाता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर हो जाता है कितना दिन लगेगा 24 दिन लगेगा। ठीक भैया, जब ज़्यादा लोग रहेंगे तो कम दिन लगेगा। देखिए यहाँ पर 3 लोग हो गए 24 दिन लगा, अगर 2 लोग थे 30
30 दिन लग रहा था। अगर कोई और भी लेगा तो और दिन कम हो जाएगा। ठीक, इसका अगर हमें ये एलसीएम देखेंगे कितना आएगा, 120 आएगा। 120 में अगर हम 30 से भाग कराएंगे कितना आएगा, 4 आएगा, और 24 का भाग कराएंगे 5 आएगा। हम देखिए पूछ रहा है सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। सी किसमें है, ए बी सी इसमें है। हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, यही कर देंगे, हमारा सी का मान आ जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, सी आया। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस 4 बराबर 1 आ जाएगा। सी क्या आया, सी का मान 1 यूनिट आया। 1 यूनिट बराबर 120। सी कितने दिन में पूरा करेगा, अकेले सी 120 दिन में पूरा करेगा। ठीक, बहुत दिन ले रहा है सी एक का मतलब वो दोनों काम करने में 120 दिन लगाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि 6 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं और 4 व्यक्ति उस काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। एक देखिए होता है फार्मूला, जो फार्मूला यहाँ पर होगा, फार्मूला लगेगा, फार्मूला होता है m1 T1 H1 m2 T2 H2। ठीक, यहाँ पर कह रहा है 6 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करता है, मतलब 6 व्यक्ति है 8 दिन में पूरा करता है। और पूछ रहा है 4 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, कितने दिन लगाएगा। D2 को मान पूछा है, D2 को मान क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 6 दूनी 12, 12 दिन, मतलब D2 को मान कितना हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12 दिन लगाएगा भाई। ठीक, 12 दिन लगाएगा D2। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है। एक धावक 40 किलोमीटर प्रति, यहाँ पर किलोमीटर है भैया, यहाँ पर क्या है, एक धावक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। यदि वह अपनी चाल को कम करके 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो कितने प्रतिशत की कमी आएगी। कोई भी धावक है, अगर हम देखेंगे धावक जो है, ठीक, ये पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े, कितने की कमी आ जाएगा, 10 की कमी आ जाएगा। किस पे आएगा, 40 पे कमी आ जाएगा, 10 की कमी आएगा किस पे, 40 पर। उड़े 100, 1 0 1 0 से कट जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, काटेंगे बराबर 100/4 काटेंगे, कितना आ जाएगा, 25% आएगा। कितना आएगा, 25% आएगा। ठीक, आंसर कितना आएगा, 25%। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न नहीं भाई, आज की क्लास यहीं तक। पूरा हमारे पास कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, हम लोग आसानी से करे और बहुत अच्छा लगा। ठीक, चलिए अगला क्लास 8 बजे फिर लेकर आते हैं। जय हिंद, जय भारत।